Hello everyone, welcome to Learning Point Coaching Classes. I am Deepshika Lalwani and today I am going to teach you objectives of management. But before starting, I want to ask something कि अगर किसी को कोई भी टॉपिक में या टॉपिक्स जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ या कोई क्वेरी है रिगार्डिंग वट एवर टॉपिक और वट एवर थिंग, वट एवर कोचिंग क्लासेस, एनी डाउट यू आर हैविंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स हमारे एंड पॉइंट्स हैं. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्या है. हमारे एंड पॉइंट्स हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट किया जाता है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उनको बोला जाता है कि उस एंड पॉइंट को हमें अचीव करना है, राइट. सो इसके 3 क्लासिफिकेशन है. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, फर्स्ट अपन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे. अब नाम से ही देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव. किसके ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक गोल. क्या होता है? इकोनॉमिक गोल. अब उसको इकोनॉमिक गोल अचीव करना है, राइट. सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. ठीक है, अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो हमें दोनों रिसोर्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है या नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे मटेरियल है या इंसान है या जो भी सामान है, जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास, रॉ मटेरियल एंड ऑल, उसको मुझे अच्छे से यूटिलाइज करना है. क्या करना है? यूटिलाइज करना है. ऑब्वियस है, अगर मैं अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करूंगी और वैसे इकोनॉमी में इतने कम रिसोर्सेज हैं, हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, अगर अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारा गोल कैसे अचीव होगा. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में भी 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि दे वांट टू अचीव. फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट और थर्ड इज ग्रोथ. अब सर्वाइवल क्या है? हर कोई चाहता है कि मैं सर्वाइव करूं मार्केट में. अगर मैंने मार्केट में अपनी न्यू फर्म खोली है, राइट, तो मैं चाहूंगी कि मैं उसको उसमें सर्वाइव करूं, मैं आगे बढ़ूं, एग्जिस्ट करूं फ्यूचर में. और सर्वाइवल तब पॉसिबल है जब मैं इनफ रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ टू कवर इट्स कॉस्ट. मतलब मेरा जो कॉस्ट है वो मेरी रिकवर हो जाए. क्या कवर हो जाए? कॉस्ट. उसके लिए मुझे क्या चाहिए? रेवेन्यू. क्या चाहिए? रेवेन्यू. अगर मेरे पास मेरी रेवेन्यू होगा, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो मेरी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? मेरी कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगी. क्लियर? कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी. नाउ आज सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट. ऑब्वियस है, प्रॉफिट क्या है? लाइफ ब्लड है बिजनेस का. ठीक है, प्रॉफिट के बगैर तो चल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं चल सकता. सो विदाउट विच नो बिजनेस कैन सर्वाइव. अगर ऑर्गेनाइजेशन एडुकेट प्रॉफिट अर्न करती है, अगर प्रॉफिट अर्न करेगी तो अल्टीमेटली उसका ग्रोथ भी हो जाएगा, उसका सर्वाइवल भी हो जाएगा. मतलब अगर उसको मार्केट में ग्रो करना है, सर्वाइव करना है, तो प्रॉफिट इज मैंडेटरी, राइट. अगर उसको सर्वाइवल भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, तो उसको प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कैसे आएगा? अपने आप तो चल के नहीं आएगा. प्रॉफिट के लिए तो बहुत मेहनत करेगी. तो प्रॉफिट इज जस्ट द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग. जो भी रिस्क उठाता है उसको प्रॉफिट होता है. ठीक है, एंड इज असेंशियल टू कवर कॉस्ट. असेंशियल है. आपने फॉर्मूला देखा होगा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, राइट. अगर आपको पता होगा जो पेप्सी कोक वगैरह होती हैं वो 2 रुपीज़ में बनती है. फॉर सेक अगर 2 रुपीज़ में बनती है, राइट. अब 2 रुपीज़ में बनती है तो मार्केट में 10 रुपीज़ में सेल आउट होती है, तो वो 8 रुपये का जो जोड़ है वो प्रॉफिट मार्जिन है. और बिक कितनी रही है मार्केट में? 10 रुपये की. तो वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहा है. ऐसे ही हर मैन्युफैक्चरर हो, हर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपनी कॉस्ट को कवर करती है. ठीक है, अब अपना नेक्स्ट है ग्रो. अब बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन. ऑब्वियस है, बिजनेस को ग्रो करना है मार्केट में. अब ग्रो मतलब उसकी लैंग्वेज में बढ़ना नहीं, जैसे हम ग्रो होते हैं वो वाला ग्रो नहीं. ग्रो मतलब अपनी सेल्स बढ़ाना, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बढ़ाना, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना. तो ये होता है ग्रो करना, कि कंपनी ग्रो कर रही है. हम बोलते हैं ना कि पहले रिलायंस का एक प्रोडक्ट आया था, फिर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए, तो रिलायंस कंपनी ग्रो कर रही है. ठीक है, इसमें से एक केस स्टडी जरूर बनती है. इसमें आपकी बुक में एनसीईआरटी में यू हैव टू गो थ्रू दैट बुक, कि आपको थॉरो रीडिंग करनी है. इसमें से आपको ये जैसे सेल्स मैंने लिखा है, एम्प्लॉयज़ लिखा है, ये सब उन्होंने एक केस स्टडी बना के दे देंगे. उसमें आपको पता चलेगा कि सेल्स बढ़ रही है. ठीक है, अगर सेल्स बढ़ रही है तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट हो रहा है और उसमें भी कौन सा हाईलाइट हो रहा है. तो आपको बताना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हाईलाइट हो रहा है और उसमें भी कौन सा ग्रोथ, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. या पूछ सकते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, सो आप बता सकते हो ग्रोथ. ठीक है, इसमें से केस स्टडी जरूर बनती है.
नेक्स्ट आपके सोशल ऑब्जेक्टिव है, नाम ही सोशल है, मतलब सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी को क्या चाहिए, सोसाइटी को चाहिए कि वो अच्छा प्रोडक्ट दे, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट दे, क्वालिटी प्रोडक्ट दे और फेयर प्राइस पे, लूटे नहीं हमको। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे। किसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी भैया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो करनी, किसके लिए करनी है, बेसिकली जो वीकर सेक्शन है, जिनके पास जॉब नहीं है, जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसके लिए हमें बेसिकली वो चीज़ जनरेट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है, जो एडल्ट्रेशन होता है, माल प्रैक्टिसेस जो करते हैं, मिलावट करना, चावल में कंकड़ मिलाना, दूध में पानी मिलाना, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, राइट। उसके बाद बिजनेस को लॉफुल मैनर में चलाना, सही लीगल तरीके से, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, लीगल तरीके से करना। और एक और लिखना भूल गई, इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसके बगैर तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए, तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है, ये भी अपना एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, राइट। अब जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज हैं, जैसे टिस्को है, एशियन पेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है, उनका बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियस है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करी, मैंने सोसाइटी की भलाई करी, अब खुद का भी तो देखूंगी, ठीक है। सो इंडिविजुअल नीड्स से रिलेटेड है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल नीड्स क्या होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल की नीड्स जो है वो डिफर करती है। क्यों डिफर करती है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, सबसे पहली चीज़ उनकी फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है, उनका एजुकेशन अलग होता है, किसके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, उनका एक्सपीरियंस, ठीक है, उनकी हैबिट्स, उनकी प्रेफरेंसेस, जो वो चाहते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफ़र करती हैं। इसलिए हर एम्प्लॉय अपने लेवल पे कुछ चाहता है। अगर सपोज मेरे घर में इतनी नीड नहीं है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा, मैं अच्छी खासी फैमिली के लिए गई, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस आई वुड डिमांड मोर सैलरी, राइट। तो हर कोई अपने एक्सपीरियंस से डिमांड करता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी हो, आपकी हैबिट्स डिफ़र करता है। तो हर एम्प्लॉई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, और उसका सेटिस्फेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, एक तो फाइनेंशियल नीड्स हमारी कैसे पूरी होंगी, हमारे को सैलरी अच्छी दे दो, हमको पर्क्स अच्छे दे दो। पीयर रिकॉग्निशन पता है क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर कलीग, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उनकी गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, राइट। तो अगर इफ इन केस अगर इंडिविजुअल्स आर नॉट सेटिस्फाइड, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट सेटिस्फाइड, सो एम्प्लॉइज में लूज इंटरेस्ट इन वर्क। ऑब्वियस है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वो इंटरेस्ट खो बैठेंगे, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, जो काम है, वो सब हैम्पर होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। Suppose, for example, listen to me carefully. In the first year of operation, the revenues generated by Max Industries from sale of its products are just sufficient to cover the cost of production. फर्स्ट ईयर का जो काम हुआ था, उसमें जो मैक्स इंडस्ट्रीज ने रेवेन्यूज कमाए थे, ठीक है, अपनी जो प्रोडक्ट बेच के जो उन्होंने अर्न किया था, वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज मैट इन द गिवन केस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, पहले दिमाग लगाओ। मैंने इसमें बताया था कौन सा है, सर्वाइवल। मैंने यहाँ बताया था कि वो अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं टू कवर इट्स कॉस्ट, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, सर्वाइवल। एंड व्हाट आर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो कंपनी चाहती है और अचीव हो, ये तो हो गया। अब दूसरे कौन से, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये अचीव करना चाहती है, क्लियर। अब नेक्स्ट केस स्टडी एक और देखेंगे छोटी सी। Through each OPAL, ITC aims to change the quality of life and the entire outlook of Indian farmer। जो ITC चलता है, ठीक है, वो चाहता है कि उनकी जो इंडियन फार्मर्स है, उनकी लाइफ पूरी चेंज कर दें, ठीक है। सो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट है, ITC करना चाहता है, तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट है, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं वो सोसाइटी की भलाई कर रहा है। वैसे ही बहुत सारे चाइल्ड राइट्स और वो क्राई बना हुआ है ना, जो CRY है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, वो जो चिल्ड्रन की कंडीशन को इम्प्रूव करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट है। तो बट ऑब्वियस कौन सा हाईलाइट है, सोशल ऑब्जेक्टिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, है ना, यहाँ तक समझ गए अपन सब। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, स्टे एट होम। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं। थैंक यू।